चलो तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको बोलते हैं इंडक्शन। सबसे पहले देखते हैं सेल्फ इंडक्शन, इसके बाद देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो अब जब एक कॉइल में करंट फ्लो करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। ठीक है, कॉइल में खुद में आता है। ठीक, अब जैसे जैसे करंट बढ़ेगी क्या होगा, फ्लक्स भी बढ़ेगा, और ये जो चेंज होगा फ्लक्स का, इसकी वजह से तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जब वो चेंज हो रहा होगा उस टाइम एक ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा होगा उसी कॉइल में। समझ रहे हो? और इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर बैक ईएमएफ। और ये जो फिनोमिना है इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन इज द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। क्योंकि वो जो चेंजिंग करंट जब कॉइल में पास हो रहा है तो उस चेंजिंग करंट की वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो उस कॉइल से पास हो रहा होगा, तो उसकी वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो ये समझ में आ गया। तो अब देखो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं कि एक बैटरी, एक स्विच और एक हम लोग कॉइल लगाते हैं। चलो, तो एक बैटरी ऐसा हमने लगा दिया, ये हमारा स्विच हो गया, और ये हमने कॉइल लगा दिया। तो देखो ये हमारा कॉइल है, ये बैटरी है, और ये एक स्विच है। तो ये स्विच जो है इसको ऐसा नहीं, ऐसा वाला बनाओ। ठीक, अब ये स्विच को हम लोग क्लोज करेंगे। अब जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब जीरो से मैक्सिमम की तरफ जाएगा तो एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये जो हमने बैटरी से करंट लगाई वो करंट आई इधर फ्लो हो रही होगी, और एक इंड्यूस्ड करंट उसके ठीक अपोजिट जनरेट होके फ्लो होगी। किसकी वजह से? सेल्फ इंडक्शन की वजह से। इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी देखोगे अगर, तो उसी कॉइल में उसी बैटरी के साथ एक हम स्विच लगाते हैं, और अब इसमें क्या था, अब पहले ना ये स्विच बंद था, मतलब करंट आई मैक्सिमम इसमें फ्लो कर रही थी, और हमने क्या किया, अब स्विच को ओपन कर दिया। अब स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा, करंट कम होगा। करंट कम होगा तो फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम से जीरो होगा, और अगर फ्लक्स मैक्सिमम से जीरो होगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब ये इंड्यूस्ड करंट और इसका डायरेक्शन तुम लोग को सेम दिख रहा है क्या? तो भाई साहब धड़ आंखें खोल के सोचो, जैसे भी सर्किट को ओपन करोगे ना करंट कम होने लगेगा, और करंट कम हो रहा है तो ये इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ कर क्या रहा है, ये जो इंड्यूस्ड करंट है कर क्या रहा है, ये करंट के कम होने को रोक रहा है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में ही जनरेट हुआ ना, लेंस लॉ को अपोज नहीं कर सकते, लेंस लॉ को फॉलो करना ही होगा। बात समझ में आई? तो ये जो फिनोमिना है ना कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है खुद ही की कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब इसका कोफिशिएंट लिखते हैं। चलो, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, तो हर कोई भी इंस्टेंट पे जो फ्लक्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी करंट होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं ना तो एल आता है, और इस एल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, या फिर सिंपल शब्दों में सिर्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब कोई भी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है या फिर चेंजिंग फ्लक्स है उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, और फाई तो एल आई है, तो क्या होगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई माइनस एल डी आई बाई। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो अगर ये सेल्फ इंडक्टेंस को न्यूमेरिकली देखना चाहोगे तो किसके इक्वल होगा, जब यूनिट करंट फ्लो हो रहा होगा यूनिट टाइम में, मतलब डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है यूनिट होगा, तो जितना भी एम एफ इंड्यूस होगा वही सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। दिख रहा है क्या?
ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ठीक, मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट 1 हो जाए 1 एम्पियर पर सेकेंड तो E इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, माइनस एल हो जाएगा, माइनस साइन भी है। ठीक है, इसका यूनिट निकाल सकते हो। इंडक्टेंस का यूनिट देखो कैसे निकलेगा, तो E इज इक्वल टू एल का निकालना है ना, एल का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, E अपॉन डी आई बाई डी टी। अच्छा, E का क्या होता है, वोल्ट एम्पियर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। बट इसको इसमें नहीं यूज़ करते हैं, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है हेनरी। ठीक, इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है हेनरी। तो सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल का 1 हेनरी कब होगा, व्हेन करंट के चेंज होने का रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड होगा और ईएमएफ 1 वोल्ट इंड्यूस होगा कॉइल में, तो हम बोलेंगे उस कॉइल का इंडक्टेंस 1 हेनरी हो। इसका डायमेंशन तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। अब इस चीज़ को ना वेरीफाई करने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, ऐसा एक कॉइल लगाओ, यहाँ पे एक ठो बल्ब लगाओ और इसके नीचे एक बैटरी लगाओ। ये स्विच के है हमारा, ये हमारा रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये बल्ब है और ये कॉइल है। ठीक है, तो ये सेटअप हमने बनाया। अभी सेटअप का यूज़ कैसे करोगे, अब ये कॉइल क्या होगा यहाँ पे, तो कॉइल एक्चुअल में होता क्या है, तो ये एक सोलेनॉइड होता है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं और कॉइल्स जो हैं उसमें इंसुलेटेड होती हैं, इंसुलेटेड वायर्स को वाउंड करते हैं हम लोग, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को। ठीक है, किसके ऊपर, एक सॉफ्ट आयरन ओर के ऊपर। तो ऐसे सोलेनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, ऐसे सोलेनॉइड को चोक कॉइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और वही हमारा इंडक्टेंस का काम करता है। तो चोक कॉइल होता क्या है, तो इट इज़ अ सोलेनॉइड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ओवर अ सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक, तो अब क्या करते हैं, तो अब हमने क्या किया, एक सीरीज़ में बैटरी लगा दी, रियोस्टेट लगा दी और एक टैपिंग की लगा दी। ठीक, और एक बल्ब को पैरेलल में लगा दिया सोलेनॉइड के। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्विच को ऑन किया और रियोस्टेट को एडजस्ट करके स्विच को ऑन किया और रियोस्टेट को ऐसा एडजस्ट किया कि हमारा बल्ब हल्का हल्का ग्लो करने लगे, हमारा बल्ब हल्का हल्का ग्लो करने लगे। अब हम क्या करेंगे, तो अब जब ये हमारा जब सर्किट ऑन होगा तो बल्ब हल्का हल्का ग्लो हो रहा है और कॉइल में भी करंट जा रही होगी, तो कॉइल में भी मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो चुका होगा मैक्सिमम जो भी होना है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं पता है, अब इसको ओपन कर देते हैं। चलो, अब कॉइल को जैसे ही इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगा। तो करंट क्या होगा, कम होने लगेगा, और करंट कम होने लगेगा तो ये कॉइल क्या करेगा, करंट को कम होने से रोकेगा। तो ये जब करंट अपनी तरफ से फ्लो कराएगा इंड्यूस्ड करंट, तो इंड्यूस्ड करंट इधर तो जाएगी नहीं, वो इस बल्ब में जाएगी। तो जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो हमारे बल्ब को तो बंद होना चाहिए, बट यहाँ पे वो बंद नहीं होगा, पहले वो कुछ थोड़े से समय के लिए ग्लो करेगा, वो भी काफ़ी ब्राइट, जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उस हिसाब से, और उसके बाद फिर ये बंद होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट था किसके पास, कॉइल के पास। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई किया कि हाँ भाई ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये एक्चुअल में आता है हमारे कॉइल में। ठीक, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था ये। अब हम लोग एक लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। चलो, तो इसको स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड।
ठीक है, तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड ले लेते हैं जिसका एल लेंथ है, रेडियस आर है, और आर जो है वो लेंथ से काफ़ी छोटा है, तभी तो उसको एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर कर पाओगे। और उसमें एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। और अगर मान लो उसके कॉइल में करंट आई फ्लो कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट कांस्टेंट है तो फील्ड भी कांस्टेंट होगा ना, तो बी कितना आया होगा उसके अंदर में, म्यू नॉट एन आई। ये तो पहले भी देख चुके हो। अब ये एन टर्न्स के लिए है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हर टर्न के लिए कितना होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू ईच टर्न कितना होगा भाई, तो B कितना हो जाएगा बताओ, फ्लक्स फील्ड कितना है B जो भी है ये, तो फ्लक्स कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और अगर एरिया मान लेते हैं A है तो मैग्नेटिक B इंटू ए मतलब म्यू नॉट एन आई ए। ठीक, एरिया कितना होगा, अब रेडियस अगर r है तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए की जगह क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर। अभी जो फ्लाई फ्लक्स है ना, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये टोटल फ्लक्स है, ये क्या है, टोटल फ्लक्स। ये किसका, ये फ्लक्स नहीं यहाँ नहीं लिखो, ऐसा लिखो, ये हमारा क्या आया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक थ्रू ईच टर्न इतना आया। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टोटल लेंथ एल है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल हो गया, एक टर्न के लिए इतना है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, तो एक का फ्लक्स म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन इंटू एल। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर। अच्छा ए को ए ही रहने दो, लिखना लंबा पड़ रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। ठीक है ना, अच्छा, और फ्लक्स फाई जो था सेल्फ इंडक्शन में वो किसके इक्वल होता था, एल आई के, और जो फ्लक्स यहाँ पे आया है वो म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल है, तो इस हिसाब से तो एल आई जो है वो इक्वल होना चाहिए था म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल के। तो एल की वैल्यू आई आई अगर कटेगी तो कितना आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ठीक है, ठीक है ना, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि कैपिटल एन जो है ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कैपिटल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, तो स्मॉल एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एन बाई एल। तो अगर उससे सब्सटीट्यूट कर दे तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, नीचे एल स्क्वायर, एक एक एल कटेगा, क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर ये जो कॉइल है ये वाउंड हमने किया होगा किसी मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर जिसका परमिएबिलिटी हाई हो, मान लो म्यू आर है अगर परमिएबिलिटी, तो एल की वैल्यू फिर उसके लिए क्या हो जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यही होगा ना भाई, रिलेटिव परमिएबिलिटी से बस उसको परमिएबिलिटी से, रिलेटिव परमिएबिलिटी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको देख के समझ में आ रहा है क्या कि ये जो हमारा ये सेल्फ इंडक्शन है या सेल्फ इंडक्टेंस है ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और साथ साथ में परमिएबिलिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बढ़ेगी तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बढ़ेगा।
अब ये सेल्फ इंडक्टेंस से एसोसिएटेड दो फिनोमिना है। पहला है स्पार्किंग, उसको देखते हैं पहले। These are the phenomena associated with self inductance। तो स्पार्किंग होता क्या है कि अगर सर्किट को तुम सडनली ब्रेक करोगे ना, या फिर किसी स्विच को ऑफ करते हो, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, क्योंकि एक हाई करंट फ्लो हो रही थी वो अचानक से जीरो पे आ गई, तो उसकी वजह से ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होता है ना, और उसी ईएमएफ इंड्यूस की वजह से हमको स्विच के अक्रॉस स्पार्क देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक। अब ये चीज़ तुम लोग एक्सपीरियंस कैसे किए होगे, कभी स्विच को बंद किए हो तो चिट्ट से आवाज़ आता है, या कहीं पे देखे होगे कि कोई तार अगर जुड़ा है उसको तोड़ते हैं ना तो बहुत वो स्पार्क दिखता है हमको, ग्लो भी दिखता है। वो ग्लो क्यों दिखता है? क्योंकि ये जो स्पार्क था वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत ज़्यादा था। इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना कि एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेकडाउन की वजह से जो कोरोना डिस्चार्ज वाला फिनोमिना नहीं पढ़े थे, आयंस वाला, तो वो आयंस फ्लो करने लग गए थे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और जो दूसरा फिनोमिना इससे रिलेटेड है वो है नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। स्पार्किंग समझ में आ गया, तो दूसरा देखते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग में क्या होता है ना कि देखो रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, या कई जगहों पे हमको अलग अलग रेजिस्टेंस के कॉइल यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, कॉइल वायर को ना, दो वायर है ना, तो दोनों वायर को ऐसे डबल कर लेते हैं, पहले ऐसे उल्टा जोड़ लेते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं और डबल करके उसको वाइंड करते हैं। सोचो क्यों? तो करंट जैसे ही हमने वायर को डबल किया तो वो दो हाफ में बढ़ गया, और दोनों हाफ में करंट कैसी रहेगी, सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट होगा ना। सोचो, क्या तुमको अपोजिट डायरेक्शन में दिख गया कि मैं और अच्छे से दिखाऊं? अब दिख गया ना? तो इसको बोलते हैं नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो जो एक साइड का इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना, वो दूसरे साइड उसका ठीक उल्टा इंडक्टिव इफेक्ट लाएगा, तो दोनों का जो नेट इंडक्टिव इफेक्ट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जब भी हम किसी कॉइल को एज अ रेजिस्टेंस यूज़ करें ना तो उसका इंडक्टेंस जीरो हो, तो इसलिए उन जगहों पे हम लोग नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तार को डबल करके फिर वाइंड करते हैं जहाँ भी हमको यूज़ करना होता है। क्लियर? इसके अलावा एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, जिसके बारे में तो बात कर ही चुके हैं हम लोग। एडी करंट में बात किए थे ना, तो यहाँ भी वही है ना। ठीक है, तो जो कॉइल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट डैम्पिंग के लिए, तो जो कॉइल है उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा ना, जिसकी वजह से आया है। तो यही मेथड यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में लिखा है। ठीक, तो ये हो गया अपना सेल्फ इंडक्शन कंप्लीट। तो ये सेल्फ इंडक्शन में हो क्या रहा है कि खुद में करंट फ्लो हो रहा है, तो खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है, खुद का फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो खुद ही में फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है,